I hope you all are doing great. So, in the last few videos, we have discussed about the chapter 4 of our biology. Now, in this chapter, which is chapter number 5, which and its name is Principles of Inheritance and Variation, it is very important and very scoring chapter for your board's point of view. So, we will start this chapter from now onwards. So, let's get started with our new chapter. What is heredity? Heredity actually होता क्या है? Heredity is a condition. Heredity is a condition when the genes are transferred from one generation to the other through sexual reproduction. It is a condition. ये condition है जहाँ पे genes जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. और मीडियम क्या है जीन्स का? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. एक पेरेंट 1 से जाता है और एक पेरेंट 2 से जाता है. हियर इट इज़ parent 1 is mother for example and parent 2 is father. Various genes and many inheritable character. बहुत सारे genes और बहुत सारे inheritable characters जो हैं वो हमारे पास होते हैं इसी तरीके से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ताकि वो एक नए चेंजिंग कंडीशंस में उसको अडॉप्ट कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान ईजिली अडेप्ट नहीं कर सकता, तो जैसे वो उस कंडीशन में रहेगा उसकी बॉडी और उसके जीन्स उसी तरीके से उस जगह को और उस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेंगे ताकि वो उस आने वाली जनरेशन को अपने उस कंडीशन में सरवाइव करा सके. सो इस तरीके से हमारे जीन्स भी चेंज होते रहते हैं. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जीन्स में प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमोसोम्स में. ओके. जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं इनका नाम बहुत पूछा जाता है. जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल. इन्होंने मेन 3 लॉज बनाए थे इनहेरिटेंस के. तो ये कौन कौन से लॉज थे हमारे? इनको हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके. तो हम एक एक करके इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को और इनके लॉज के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे जीन्स आ कहाँ से रहे हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा ये था सेल. ओके. सेल के बाद हमारा क्या प्रेजेंट था? सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट था. न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे. क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारी जो इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग में जाती है, ये कौन लेके जा रहा है? जीन्स. एक टाइम पे जब हमें जीन्स के बारे में नहीं पता था तो इनको फैक्टर्स नाम से भी जाना जाता था. बहुत टाइम बाद जब हमें पता चला कि इट इज़ अ यूनिट जिसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, तब इनका नाम मेंडल ने सजेस्ट करके जीन रखवाया. अदरवाइज पहले हम इसको फैक्टर्स नाम से जानते थे. ओके. नाउ मूविंग अहेड, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो ग्रेगर मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे. ओके. रिमेंबर दिस, इनका मेन एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही था जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि पाइसम सटाइवम को पी प्लांट बोला जाता है. इसके अंदर इन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिखाए थे. तो इनके 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं. तो एक एक करके हम उनके सबके बारे में पढ़ेंगे. उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया था 7 ऑपोजिट ट्रेड्स का, मतलब 7 अलग अलग ट्रेड्स का इन्होंने पी प्लांट लिया था जिसमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी. और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया था 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट में. ट्रू ब्रीडिंग मतलब जो बिल्कुल प्योर लाइन प्लांट थे जिनके अंदर कोई भी कह सकते हैं हेट्रोगैमीट नहीं प्रेजेंट था, मतलब किसी में भी हेट्रोजाइगस नहीं था कोई भी, सारे होमोजाइगस थे. मतलब अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं तो ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट था. ओके. इस वेराइटीज़ के इन्होंने प्लांट्स लिए थे. यस, मूविंग अहेड, ये कुछ इस तरीके के पी प्लांट्स इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए थे. पहला तो इन्होंने फ्लावर कलर के बारे में देखा था, पर्पल और वाइट. दूसरा इन्होंने टर्मिनल्स के बारे में देखा था कि फ्लावर एक्चुअल में कहाँ किस टर्मिनल पे प्रेजेंट है. तीसरा इन्होंने सीड लिए थे, सीड का कलर देखा था, एक था येलो एक था ग्रीन. फिर इन्होंने सीड का शेप देखा था, एक था राउंड एक था रिंकल्ड. और फिर इन्होंने पॉड शेप, मतलब जो मटर के जो दाने थे वो किस शेप के थे, इन्फ्लेटेड थे या कंस्ट्रिक्टेड थे, ये देखा था. पॉड का कलर देखा था, ग्रीन था या येलो था. उसके बाद जो स्टेम की लेंथ थी वो टॉल थी या फिर डार्क था. तो इसमें से कुछ जो थे वो प्रॉपर निकल के आए थे जो बिल्कुल हमारे
कह सकते हैं डोमिनेंट थे सारे कैरेक्टर्स। तो इसमें पर्पल फ्लावर डोमिनेंट था, एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट थी, येलो राउंड डोमिनेंट था, इन्फ्लेटेड ग्रीन रेसेसिव था, और टॉल जो था प्लांट हमारा वो हमारा डोमिनेंट था। ओके, नाउ मूविंग अहेड हम इनके 3 लॉज के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 3 लॉज बनाए थे। पहला था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने ये बताया था इन्होंने, ये सारे कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो हैं ये एक यूनिट कंट्रोल करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी यूनिट्स हैं जो हमारा एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रही है, F1 जनरेशन हो गई और ये F2 जनरेशन हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, ये किसके थ्रू हो रहा था, फैक्टर्स के थ्रू, जिसको हम जीन्स बोलते हैं। लेकिन पहले हमें फैक्टर्स इनको बोला जाता था। तो ये फैक्टर्स जो है आर फाउंड टू बी इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्योर है कोई प्लांट और हाइट को इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें कैपिटल टी हम टॉलनेस को दिखाएंगे और स्मॉल टी हम डार्कनेस को दिखाएंगे। तो ये और जो पेयर है एक पर्टिकुलर सिंगल जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एल, और जो अगर पेयर में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे जी। ओके, तो ये सेम पेयर में जो प्रेजेंट थे उनको बोलते हैं होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो पेयर ऑफ जीन है वो अगर दोनों सेम है, जैसे ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। मतलब होमो मतलब सेम। ओके, और अगर ये कैन बी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, तो ये वाला जो हमारा पेयर है ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है अगर इसके एलिल्स डिफरेंट पेयर्स में हैं। मतलब अगर इसका एक एलिल जो है हमारा फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है, दूसरा वाला हमारा स्मॉल टी है, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। इसका मतलब इसके अंदर एक एलिल जो है वो प्योर है, दूसरा जो है वो डार्कनेस का प्रेजेंट है, लेकिन ये इंडिविजुअली कैरेक्टर जो शो करेगा वो टॉलनेस का ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है। ओके, कैपिटल टी हमेशा यहाँ पे डोमिनेंट है और ये अकेला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते थे, हेट्रोजाइगस। तो ये हमेशा डोमिनेंट रहता था। फॉर एग्जांपल एलिल जो है टॉलनेस का वो हमेशा डोमिनेंट रहता था डार्फिज्म के ऊपर। डार्फिज्म हम शो करते थे स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ओके, अब हम नेक्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स जो है लॉ, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करता था। एलिल्स जो है यहाँ पे ब्लेंडिंग शो नहीं करते थे। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग शो नहीं करते थे। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो रिकवर होते थे एज सच इन द सेकेंड पीरियड जनरेशन। मतलब फॉर एग्जांपल पहले हमने टॉल प्लांट्स लिए, सेकेंड में हमें सारे टॉल ही मिले, लेकिन जो यहाँ पे टॉल भी लिया यहाँ पे हमने और डार्क भी लिया फॉर एग्जांपल, तो सेकेंड जो हमारी जनरेशन थी उसमें हमें सारे कौन से मिले, टॉल मिले। लेकिन जो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर जो डार्कनेस का सप्रेस हो गया था यानी कि छुप गया था, वो हमारा अब थर्ड जनरेशन में यहाँ पे आके फिर से प्रेजेंट हो जाएगा या अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेगा। तो ये जो है सेग्रीगेशन के लॉ में मेंडल ने हमारे यहाँ पे बताया था। ओके, तो जो फैक्ट है यहाँ पे एलिस ब्लेंडिंग शो नहीं करते और ये माना गया था कि सेकेंड फीलियल जनरेशन में वन ऑफ दीज इज नॉट सीन। इन दोनों में से कोई एक नहीं दिखता है क्योंकि एक कंप्लीटली दूसरे को सप्रेस कर देता है, छुपा देता है। ओके, जो सेग्रीगेशन है फैक्टर्स का, अब ये फैक्टर्स फॉर एग्जांपल कैपिटल टी सेग्रीगेट मतलब इनका अलग अलग हो जाना ऑफ एलिल्स अकर्स इन सच मैनर, इस मैनर में ये दोनों सेग्रीगेट कर जाते थे गैमीट और रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स फ्रॉम ईच अदर, और दोनों में से कोई एक फैक्टर ही आगे वाली जनरेशन में पास ऑन करता था। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगर हम इसका डायग्राम देखें यहाँ पे, यस, सो इट इज़ अ बेटर वे टू एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारी पेरेंट जनरेशन थी जो बिल्कुल प्योर रेड थी यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल आर। ओके, तो यहाँ पे और एक थी हमारी प्योर वाइट यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल आर, जो कि रेसेसिव थी कंडीशन हमारी, मतलब वो एक तरीके से सप्रेस हो जाती थी हमारी कैपिटल आर से, जो कि डोमिनेंट था। तो जब हमने इन दोनों का क्रॉस कराया इस तरीके से, इधर हमने लिखा कैपिटल आर, इधर लिखा हमने स्मॉल आर, तो हमारे जो गैमीट्स बने फर्स्ट जनरेशन में वो कैपिटल आर स्मॉल आर ये बन गए। ओके, लेकिन ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये जो है हेट्रोजाइगस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो कैपिटल है एल और दूसरा एल जो है हमारा वो स्मॉल है, लेकिन ये जो इफेक्ट शो करेगा, ये कैरेक्टर जो शो करेगा वो राउंडनेस ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राउंड कलर है वो डोमिनेंट है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी सेग्रीगेट करवाया।
सेग्रीगेट मतलब इसका जो पेयर था इसको हमने क्या करा, अलग अलग करवा के इसका फिर से क्रॉस करवाया। तो एक हमने लिया कैपिटल आर ये वाला, और एक हमने लिया यहाँ पे एक और कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमें जनरेशन में मिला, तो यहाँ पे हमें एक मिला कैपिटल आर, एक मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिला और कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिला स्मॉल आर। तो ये हमें सेकेंड क्रॉस में ये हमें रेशियो यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कितने हैं, एक है, स्मॉल आर कैपिटल आर कितने हैं, दो हैं, ओके। और यहाँ पे एक हमारा स्मॉल आर कितने हैं, ये भी एक है। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो आया, यानी कि ये जीन्स जो प्रेजेंट है, ये इसका रेशियो कितना हुआ, 1:2:1, क्योंकि एक यहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो कैसा है, होमोजाइगस है, ये वाले दो जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, और ये वाला होमोजाइगस रेसेसिव है, क्योंकि ये जो है कैपिटल आर इसको सप्रेस कर देता है। तो ये इसका 1 में प्रेजेंट था, तो ये हो गया 1:2:1। ये क्या है इसका स्टूडेंट्स, जीनोटिपिक रेशियो, ओके। अब अगर हम आगे इसकी बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, तो इसमें अगर हम देखें तो एक हमारा था कैपिटल आर, ये किसको शो कर रहा था, राउंड सीड्स को, ओके। और दूसरा अगर हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने थे हमारे, ये तो एक था, ये कितने थे हमारे, दो थे। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट में जो कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो सीड्स का जो शेप आ रहा है वो क्या आ रहा है, राउंड ही आ रहा है, ओके। तीसरा जो यहाँ पे स्मॉल था, इसमें जो है वो राउंड नहीं आके यहाँ पे कैसा आ रहा था, रिंकल्ड आ रहा था, ओके। तो राउंड वाले जो थे वो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, और रिंकल्ड वाला कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस केस में रेशियो कितना आया, 3 वो थे और 1 ये था, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 3:1। तो इसका फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। पी से फिनोटिपिक और पी से फिजिकल अपीयरेंस से आप इसको याद कर सकते हैं निमोनिक बना के। और जीनोटिपिक मतलब इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, मतलब इसके जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, ओके। तो जी से जीन्स और जी से जेनेटिक मेकअप आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो आया हमारा 3:1, यानी कि 3 प्लांट्स जो थे वो हमारे राउंड थे, और एक जो था वो हमारा रिंकल्ड प्रेजेंट था। आई होप दिस क्रॉस which is law of segregation, it is clear to you all, okay. Now moving ahead, इस वाले जो क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। डाई हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स लिए जो कि हमारे सॉरी डाई हाइब्रिड नहीं, इसको मोनो हाइब्रिड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया यहाँ पे, और जो हमारा एक कैरेक्टर क्या था, केवल सीड का शेप, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब 1 और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड करके जो हम इसका एक क्रॉस क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके एलील्स के। तो इसके बाद जो तीसरा हमारा लॉ आता है वो आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये दिखाता है कि जो ट्रेट्स हैं पेरेंटल जनरेशन के सॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अदर। जो पेरेंट की जनरेशन है, फॉर एग्जांपल P1 P2, ये जनरेशन से इसमें जो ट्रेट बने, फॉर एग्जांपल आर और स्मॉल आर बना, ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं इस तरीके से, ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। रिमेंबर दिस, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे डाई मतलब दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ओके। और जो हमारा मोनोहाइब्रिड जो हमारा ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको बोलते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो जहाँ एक मतलब मोनो, डाई मतलब 2, तो यानी कि 2 कैरेक्टर्स, ओके। नाउ मूविंग अहेड, अब हम इसका क्रॉस भी एक बार देख लेते हैं। ये हम लोग 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके बारे में, 9th 10th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो जब हमने क्या किया, पेरेंटल जनरेशन ये थी हमारी, एक था प्योर राउंड येलो, एक था प्योर रिंकल्ड ग्रीन, इसको हमने क्रॉस कराया तो हमें हाइब्रिड रेशियो मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने इसके क्या, ये बना हमारा F1 जनरेशन आई, ओके। इसके बाद हमने क्या करा, इसका गैमीट्स बनाए, इसके जब हमने फीमेल गैमीट्स बनाए तो क्या हुआ, ये इसके 4 गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ओके। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके 4 गैमीट्स बन गए। अब जब ये 4 गैमीट्स इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 4 गैमीट्स बन गए। इधर भी हमने उस तरीके से लिख लिया, इधर भी हमने इस तरीके से लिख लिया। ऊपर वाले हो गए फीमेल के, ये नीचे वाले हो गए मेल के। अब जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो यहाँ पे हमने देखा, जब हम इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरीके से हमने क्रॉस करा के सबके रेशियोज यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए ईजिली। और हमें यहाँ पे इनका रेशियो पता चला जब, तो हमने देखा जो इनहेरिटेंस था एक जीन का मेंडल के लॉ में वो एक्सप्लेन किया था, उसको बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि वहाँ पे एक हमारा जो था कैरेक्टर प्रेजेंट था। लेकिन जब क्रॉस हुआ टॉल और डॉर्फ का तो उसमें रिजल्ट आया F1 जनरेशन में। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स थे, फिर जो F2 जनरेशन में इनका रेशियो आया था 3:1, ये हमने पहले देखा हुआ था। अब हम बात करते हैं और ये वन मोर थिंग, जो हमारा इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है, इसका रेशियो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे यहाँ पे रेशियो इसका आता है 9:3:3:1। ये हमारा है फिनोटिपिक रेशियो। ओके, फिनोटिपिक मतलब दिखने में कैसे हैं वो प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये इस साइड पे ये दे भी रखा है 9/16, मतलब टोटल 16 प्लांट्स थे, तो 9/16, 3/16, 3/16 एंड 1/16। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमारा रेशियो क्या आता है 9:3:3:1, और हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या आता था 3:1। ओके, तो ये हमारे कुछ रेशियोज़ हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीटली कोई भी गैमीट या कोई भी अपना पेयर ऑफ जीन्स जो है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट शो कर रहा होगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट एक टाइप का इनहेरिटेंस है जिसमें एक पेयर ऑफ एलिल्स जो हैं वो स्पेसिफिक ट्रेट शो करते हैं, इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट, मतलब वो दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं रहते दूसरे एलिल पे, ना ही नाइदर द एलिल इज डोमिनेंट ओवर द अदर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसकी वजह से एक कंबाइंड फिनोटाइप मिलता है। मतलब दो अगर कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा एक कैरेक्टर जो है वो भी अपने फीचर्स शो करेगा, कैरेक्टर्स शो करेगा, दूसरा वाला भी इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग मोजाइक या पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नई फिनोटिपिक कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। फिनोटिपिक मतलब कैसा जो है दिख रहा है प्लांट, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एक प्लांट है हमारा मिराबिलिस जलापा, जो कि जब मार्वल ऑफ पीरू कहा जाता है, ये इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक मेन एग्जाम्पल है। तो अगर इसको हम ध्यान में रखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस जो है फ्लावर के कलर की देखी जाती है। इसमें हम लेते हैं रेड कलर के डोमिनेंट फ्लावर्स और इनको हम क्रॉस कराते हैं वाइट कलर के फ्लावर्स से। तो जो हमें फर्स्ट जनरेशन में जो मिलता है, तो क्या मिला हमें क्रॉस में, जो फर्स्ट जनरेशन में जो हमें फ्लावर्स मिले वो पिंक कलर के मिले। तो ना तो वो रेड थे कम्प्लीटली, ना वो कम्प्लीटली वाइट थे, बट क्या था, मिक्सिंग थी दोनों की, जो कि हमें पिंक मिला। तो यहाँ पे क्या है, ब्लेंडिंग शो हो रही है, मिक्सिंग शो हो रही है, और इक्वली अपने आप को ये आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए ना तो हमें पेरेंट 1 के कैरेक्टर्स मिले, ना ही पेरेंट 2 के मिले, जबकि दोनों के मिले जुले कैरेक्टर्स मिले। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, ये था इसका मिराबिलिस जलापा का प्लांट। तो इसमें जो रेशियो था वो 1:2:1। तो हमें जो 3 मिले वो रेड मिले, और एक जो था वो हमें वाइट मिला। ओके, तो ये फिनोटिपिक रेशियो जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। अब अगर हम आगे पढ़ें मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में या को डोमिनेंस के बारे में, तो जो कंडीशन है जहाँ पे 3 या मोर ऑल्टरनेटिव्स फॉर्म जो है एलिल की वो एक सिंगल जीन में दिखती हैं, तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, मल्टीपल का मतलब ये बहुत सारे एलिल्स एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करें। एलिल क्या है, पार्ट ऑफ जीन है। जब अगर टी और टी प्रेजेंट है तो एक ये एलिल है, एक ये एलिल है। ओके, तो जब मल्टीपल एलिल्स मतलब 2 से ज़्यादा एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस करें नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, या फिर इसको मल्टीपल एलिल्स भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म हम एक तरीके से और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारी बायोलॉजी में वो ये है एबीओ ब्लड ग्रुप। कोई भी ब्लड ग्रुप जो है किसी भी पेरेंट्स का, उसमें 2-3 ब्लड ग्रुप्स मेनली हमारे हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया ओ। ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 ही ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनहेरिटेंस है एबीओ ब्लड ग्रुप का, तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जीन आई रिप्रेजेंट करता है। ओके, जीन आई इस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आई का मतलब होता है आइसो
ग्लूटेनिन, ओके, आइसोहेमीग्लूटेनिन, जो कि इस सारे कैरेक्टर्स को ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है और 3 एलिलिक एक्सप्रेशंस दिखाता है। मतलब अगर आई ए आई बी जो है और एक आई प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक ये है आई ए, एक ये है आई बी और एक स्मॉल आई है, जो कि यहाँ पे क्या रहता है, रेसेसिव रहता है, ओके। तो ये सारे को डोमिनेंटली हम देख पाते हैं मल्टीपल एलिलिज्म में। तो एक इंडिविजुअल के पास दोनों एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर जीन आई ए जो है अगर ये प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए दिखाएगा और ग्लाइकोप्रोटीन को कोड करेगा, और अगर आई बी प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप बी दिखाएगा और ग्लाइकोप्रोटीन बी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी ही तरफ अगर ये आई दोनों एलिल्स इसके सिंगल सिंगल आई में प्रेजेंट हैं तो ये एक ब्लड ग्रुप ओ दिखाएगा, ओके। तो हम इसके बारे में, इसको यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो ये रहा। अगर ए प्रेजेंट है हमारा, ब्लड ग्रुप ए किस केसेस में आएगा, या तो ए और दोनों पेरेंट्स से ए आ रहा है तो प्रेजेंट होगा, या फिर एक से ओ और एक से ए आ रहा है। इन जिस केसेस में ओ जो है वो हमारा रेसेसिव है तो ए जो है कंप्लीटली इसको सप्रेस कर देगा और अपने आप जो बेबी जो फॉर्म होगा उसमें दोनों जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। बी में क्या है, बी में कब होगा, जब एक के पास आई बी हुआ और एक सिर्फ आई मतलब ओ प्रेजेंट है, और या तो दूसरे केसेस में आई बी और आई बी दोनों में प्रेजेंट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये कंप्लीटली ओ वाले को सप्रेस कर देगा क्योंकि ओ यहाँ पे क्या है, रेसेसिव है, और दोनों बी जो है बी वाले केस में तो बी आ ही जाएगा। और ओ तब रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को जब वो दोनों ही आई ओ हों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो रेसेसिव है, स्मॉल आई, ओके। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग अहेड, जो यहाँ पे जीन आई है डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन ए था वो ए ब्लड ग्रुप बना रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन बी था वो बी ब्लड ग्रुप बना रहा था, लेकिन आई जो है कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाता। तो कोई भी पर्सन जिसके पास दोनों एलिल्स प्रेजेंट हैं होमोजाइगोट कंडीशन में, उसके पास ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो जीन ए और बी जो है वो डोमिनेंट हैं आई में, लेकिन अगर एलिल ए और बी जो है इक्वली डोमिनेंट होते हैं, दोनों अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए और दोनों ग्लाइकोप्रोटीन बी जो है अगर प्रेजेंट है जनरेशन में, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसमें आई ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ए बी। तो यहाँ पे क्या है, को डोमिनेंस शो कर रहा है, यानी कि को मतलब दोनों साथ में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं को डोमिनेंस, ओके। तो इस एलिल्स को, इन एलिल्स को जो को डोमिनेंस शो करते हैं इनको बोलते हैं को डोमिनेंट एलिल्स। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के बारे में। तो ये क्या होता है, यस, जो इनहेरिटेंस है 2 जीन्स की या कैरेक्टर्स की, दिस कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प, ये जिसके हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, एक तो हमने लिया था राउंड येलो, दूसरा लिया था रिंकल्ड ग्रीन, ओके। तो यहाँ पे जो सीड का कलर आया था हमारा वो क्या आया था, मतलब जो रेशियो आया था डायहाइब्रिड क्रॉस का वो हमारा क्या आया था, ये हमने यहाँ पे देखा था। फिनोटिपिक रेशियो जो आया था वो 9:3:1 आया था, ओके। अगर हम इसका क्रॉस एक बार फिर से देखें, सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का पहली पेरेंट जनरेशन में क्रॉस करवाया तो हमें इस तरीके के गैमीट मिले, मतलब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर हमने इनके गैमीट्स बनाए, मतलब इनके गैमीट्स को अलग अलग तरीके से अगर हम लेंगे तो ये हो सकता है ये हो सकता है एक गैमीट हमारा ये हो सकता है, एक गैमीट हमारा हो सकता है ये, और एक हो सकता है ये 4 गैमीट मेल और फीमेल में दिखाए गए। इनका क्रॉस कराया तो हमें जो रेशियो मिला वो हमें कुछ इस तरह मिला, 9:3:3:1 का, ओके। तो अब हम बात, ये आई होप दिस डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद हम जब रिवीजन करेंगे तो एक बार इसको फिर से वर्कअप कर लेंगे ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। नाउ मूविंग अहेड, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की वो किसने दी थी, वॉल्टर सुटन ने दी थी, जो कि 1902 में दी थी। यह थ्योरी जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे, वो इनका एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये बताया था उन्होंने पर्टिकुलर साइट्स में जो कि लोकाई में प्रेजेंट होती है, जो कि बोवरी ने भी इसको सेपरेटली स्टडी किया था, फिर इसके बारे में हमें बताया था। तो अगर हम देखें तो ये थ्योरी जो है ऑल्सो नोन एज बोवरी सटन क्रोमोसोम थ्योरी, इसको बोवरी सटन क्रोमोसोम थ्योरी भी कहा जाता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जीन्स जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जांपल ये अगर है हमारा क्रोमोसोम, ओके, और इस तरीके से जो ये बैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अलग अलग जगह पे हमारे जीन्स इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, इनके क्रोमेटिड्स पे, ओके। ये बीच वाला होता है हमारा सेंट्रोमेयर। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स पे जो हमारे जीन्स हैं वो अलाइंग रहते हैं।
तो अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा मियोसिस के टाइम पे होमोजोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, मियोसिस के टाइम पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और सिंगल्स बना लेते हैं, मतलब इस तरीके से एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, ओके। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डिप्लॉयड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डिप्लॉयड। फर्टिलाइजेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, ओके। क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है और अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाता है। क्या करता है? क्रोमोसोम अपने आप को सेपरेट करता है और इंडिविजुअली वहाँ पे असॉर्ट कर। यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब क्या होता है? किसी से जुड़ना, ओके। रिकॉम्बिनेशन का मतलब दोबारा से कंबाइन होना। तो इसके बाद हम इसका मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज है क्या, ओके। यस, नाउ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी टी.एच. मॉर्गन ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए थे उसमें प्रोसेस ऑफ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन हमने देखा। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। उन्होंने डिफरेंट डाईहाइब्रिड क्रॉसेस कराए ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है। और इसमें इन्होंने सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन ने क्रॉस किया था येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल से। और सेल्फ ब्रीड जो इनकी फर्स्ट F1 जनरेशन में जो मिली थी उसमें कुछ स्लाइट वेरिएशन आया था 9:3:3:1 के रेशियो से। फिर F2 जनरेशन्स में जो 2 जीन्स थे वो सेग्रीगेट नहीं कर पाए थे इंडिपेंडेंटली, तो दस इट सिग्निफाइज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं शो हुआ, मतलब वहाँ पे जो 2 जीन्स थे उनके वो सेपरेट नहीं हो पाए, क्योंकि वो दोनों जीन्स जो थे वो बहुत ही क्लोजली अटैच थे एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि लिंकेज फिजिकली इज़ अ कंडीशन, इज कॉल्ड लिंकेज। तो जीन्स जो कि लिंकेज फिजिकली शो कर रहे हैं वो एक कंडीशन है, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज, ओके। रिकॉम्बिनेशन क्या है? वो कंडीशन जहाँ पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो फिर से रीअरेंज हो जाए, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसको रिकॉम्बिनेशन ही कहा जाता है, ओके। तो रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं इन दिस द रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म विद द रिजल्ट इन वेरिएशन। रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं? जब नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आए, मतलब चेंजेस आ जाए, तो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होते हैं। एंड द रिकॉम्बिनेंट्स आर द प्रोजेनीज। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? जो नई प्रोजेनीज होती हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स के बाद बनती हैं, ओके। नाउ अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये हमारी वाइल्ड टाइप की फ्रूट फ्लाई थी। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है जो मोस्टली हमारे नेचर में या हमारे पॉपुलेशन में प्रेजेंट रहती है। ब्लैक वेस्टिजियल जो थोड़ी रेयर प्रेजेंट होती हैं। तो जो पेरेंटल जीनोटाइप अगर हमने इनका देखा तो ये इस तरीके से था, रिकॉम्बिनेंट वाला ये टाइप था, ओके। तो हमें जो इनका पेरेंटल फिनोटाइप और मिला और जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप मिला उनमें क्या डिफरेंस आया कि ब्लैक 944 थी, वाइल्ड टाइप 965 थी, ग्रे वेस्टिजियल 206 थी और ब्लैक नॉर्मल 185 थी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी आई? वाइल्ड टाइप, जो नॉर्मल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम इसको और ईजी वे में समझें तो लिंकेज क्या होता है? जब एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है, इनके जीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली अगर लिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन ये था हमारा 1, ओके, और ये था हमारा जीन 2, दोनों बहुत ही क्लोजली। इसको और अगर सही से मैं समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्रोमोसोम, ओके। तो अगर हम देखें क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली, एक ये अटैच है हमारा, एक हमारा ये अटैच है, बहुत क्लोजली अटैच है कि ये तो था हमारा F1 जनरेशन में, ओके। फिर उसके बाद जब हमने दूसरी जनरेशन में F2 जनरेशन में देखा तो ये इतना ज़्यादा क्लोजली अटैच थे ये जीन्स कि ये नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग ही नहीं हो पाए और एक साथ ही अपने आप को इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज। जब 2 जीन्स आपस में सेपरेट ना हो पाएँ और नेक्स्ट जनरेशन में साथ में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर दें तो उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, और वो जो प्रोसेस शो कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं लिंकेज। अब उसी तरफ अगर हम देखें रिकॉम्बिनेशन के बारे में, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा क्रोमोसोम है, इग्नोर माई ड्राइंग, अगर ये हमारा क्रोमोसोम है तो अगर कोई भी 2 जीन्स जो हैं वो हमारे अलग अलग प्रेजेंट है, काफ़ी दूर, फॉर एग्जांपल एक हमारा इधर प्रेजेंट है, एक हमारा इधर प्रेजेंट है, तो इनमें क्या है? डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है,
ओके। तो जब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है तो दो जीन्स अलग हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को, फॉर एग्जांपल ये F1 थी, अब F2 जनरेशन जब आएगी तो ये अपने आप को सेग्रीगेट कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। फिर लेकिन आगे वाली जनरेशन जब आएगी उसमें जाके ये फिर से कंबाइन हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। ओके। तो अगर हम इससे एक कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जितने अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कैसी हुई, कम हुई, लेस हुई, तो क्या होगा, लिंकेज के चांसेस कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अगर डिस्टेंस जो है दो जीन्स के बीच में वो हमारी ज़्यादा हुई तो लिंकेज के चांसेस कम हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप दिस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. It is the easiest method that I can teach to you. Now moving forward to the next topic, that is sex determination. Sex determination क्या होता है ये भी हम काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो let's study it again. सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है जहाँ पे जेंडर जो है एक चाइल्ड का वो रिवील होता है कि वेदर द चाइल्ड इज़ फीमेल और मेल. तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए. तो इन केस ऑफ ह्यूमंस में अगर हम देखें तो फीमेल्स के पास XX टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के पास एक X और एक Y टाइप का क्रोमोसोम होता है. तो जब जो एग है, फीमेल गैमीट जो है वो फॉर्म करता है तो X क्रोमोसोम्स को, लेकिन जो मेल गैमीट है यानी कि स्पर्म वो आइडेंटिकल दोनों नहीं होते हैं. एक होता है हमारा क्रोमोसोम X और एक होता है हमारा क्रोमोसोम Y. तो अगर मैटर जो है चांस का, अगर X और X जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं, मतलब X मेल का और X फीमेल का, तो जो फॉर्मेशन होगा वो फीमेल चाइल्ड का होगा. ओके. और इस केस में इसको बोलते हैं होमोगैमेटिक, मतलब दोनों गैमेट्स जो हैं वो सेम है. अगर इन चांसेस में अगर हमारा स्पर्म से हमें Y मिलता है और फीमेल गैमेट से यानी कि ओवा से हमें जो है वो X मिलता है, तो हमारा X और Y बन गया. तो उस केसेस में हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, मेल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि यहाँ पे दोनों गैमेट्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. ओके. अब अगर हम आगे पढ़ें इसके बारे में, तो इन केस ऑफ इंसेक्ट्स के केस में यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन होता है वो XO टाइप का होता है. जैसे कि एग के पास X क्रोमोसोम्स हैं और स्पर्म के पास जो हैं 1 और नन X, या तो एक X होगा या फिर कोई भी X नहीं होगा. तो जो मेल्स हैं उनको होमोगैमेटिक कहा जाता है क्योंकि उनके पास X प्रेजेंट है, सेम टाइप ऑफ है. और जो फीमेल है उसको हेट्रोगैमेटिक कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक X होता है और एक O होता है. ओके. सो ये इंसेक्ट्स के केसेस में होता है, ह्यूमन में XX और XY वाला ही होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उसमें तो XX और XY ही प्रेजेंट रहता है. और अगर हम देखें कॉक या हैन में तो इनमें ZW प्रेजेंट रहता है और ZZ वाला पाया जाता है. तो ZW जो है वो प्रेजेंट होगा. इसमें फीमेल जो है वो कैसी है, हमारी हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि उसमें एक Z है और एक W है. और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है क्योंकि उसमें दोनों Z प्रेजेंट हैं. ओके. इंसेक्ट में हमने पढ़ा ही XO टाइप का या XX टाइप का. और वहीं अगर हम ग्रास हॉपर में देखें तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये XX और सिंपल X टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. अब बात आती है, ये सब हमने पढ़ लिया, इसके बाद एक टॉपिक आता है म्यूटेशन का. म्यूटेशन क्या होता है, जब हमारा DNA के सीक्वेंस में, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है उसके सीक्वेंस में जब कुछ सडन चेंज आ जाता है, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वो वैसा ट्रांसफ़र ना हो पाए और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या हार्मोनल कंडीशंस की वजह से DNA में कुछ चेंज आ जाए, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. और ये जो चेंजेस हैं ये DNA में हेरिटेबल होते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये दोनों जीनोटाइप को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, तो फिनोटाइप को भी कर रहे हैं. जो डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशन जो हम देखने में आते हैं आजकल वो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब यहाँ पे एक जीन इंडिविजुअली इंसर्ट होगा, पूरा फ्रेम जो है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा. दूसरा होता है इंसर्शन, तीसरा होता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, सब्सटीट्यूशन एक्सेट्रा. म्यूटेशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं लेकिन नॉट इफेक्ट, और कभी कभी इनका कोई भी इफेक्ट नहीं भी हो सकता है. तो जो एडिशन या डिलीशन है किसी भी DNA के बेस का, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा फ्रेम जब चेंज हो जाए उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और जब कोई भी DNA जो है वो ऐड हो जाए किसी में, फॉर एग्जांपल एक बेस ऐड हो गया, उसको बोलेंगे हम इंसर्शन क्योंकि वहाँ पे वो इंसर्ट हो रहा है. कहीं पे अगर कोई डिलीट हो गया, रिमूवल हो गया DNA के बेस का, तो उसको हम बोलते हैं डिलीशन.
और अगर कोई एक पीस जो है डीएनए का वो कॉपी हो जाए एक से ज़्यादा बार तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये सारे म्यूटेशंस जो हैं विल लेड टू अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। इन सब में ही क्या होगा, हमारा डीएनए सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक रॉन्ग प्रोटीन यानी कि गलत प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली म्यूटेशन को कॉज करेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम एक बार फिर से इसको रिकैप में देखें तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, कोई जीन अगर किसी का कंप्लीटली हमारा क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो वहाँ पे डिलीशन हो रहा है। ओके, कोई अगर कंप्लीटली इंसर्ट कर रहा है एक बेस, या तो जी सी टी ए उनमें से कंप्लीटली कोई इंसर्ट कर रहा है तो इंसर्शन हो रहा है। और कंप्लीटली क्या है, एक जीन के इंसर्शन या डिलीशन की वजह से पूरा जो हमारा फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और कहीं पे एक जो डीएनए का बेस है वो दोबारा से डुप्लीकेट हो रहा है या कॉपी हो रहा है 2-3 बार, तो उसको बोलते हैं हम डुप्लीकेशन। ओके, अब हम कुछ पढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कि म्यूटेशन की वजह से कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो जो एकरेंस है और अपीयरेंस है सर्टेन फिनोटाइप्स का ऑफ अ पर्टिकुलर जीन्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पेडिग्री चार्ट। जो अलग अलग जो फिनोटाइप्स हैं, मतलब अलग अलग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है लोगों का और जीन्स का, एक पेडिग्री चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है इससे हमें लोगों की फैमिली की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि हम इजीली देख पाएँ कि उनको पुरानी कौन सी बीमारी प्रेजेंट है। अगर हमें किसी का पेडिग्री एनालिसिस लेना है तो उनकी फैमिली का पूरा हमें एक जेनेटिक पेडिग्री ट्री बनाना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनकी फैमिली में क्या पता कोई ऐसी बीमारी रही हो जिस वजह से उनकी जनरेशन में आके ट्रांसफ़र हुई है, जो जिसके लिए पेडिग्री एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये डिसऑर्डर। एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जब म्यूटेशन आता है सिंगल जीन में। ओके, जब सिंगल जीन में आ रहा है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया। ओके, इसमें सिंगल जीन में चेंज आ रहा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें हमारा एक हमारा एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, जो कि वैलीन में कन्वर्ट हो जाता है, वैलीन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो हीमोग्लोबिन या हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, पतले से बीच में दब से जाते हैं, इसलिए सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाता है। इस तरीके से ये जितने भी एक जीन में चेंज आ रहे हैं वो सब किस वजह से हो रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर की वजह से। और मेंडेलियन डिसऑर्डर ये जो है या तो डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है, और आर ऑल्सो फाउंड टू बी लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम। कभी कभी ये जो हमारा ऑर्डर है वो सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक्ड पाया जाता है, इसलिए इसको सेक्स लिंक डिजीजेस भी कहते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ओके, अब अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमारा वो डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम लेवल पे आकर करते हैं, यानी कि दैट आर कॉज ड्यू टू द एडिशन या लॉस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट। वो डिसऑर्डर्स जो कि एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का, मतलब किसी भी गड़बड़ तरीके से अरेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम, उनकी वजह से हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और जो एडिशन है या सप्रेक्शन है क्रोमोसोम का, वो डिपेंड करता है इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन की वजह से, मतलब वो प्रॉपरली जब ये डिवाइड हो रहे थे मियोसिस के टाइम पे, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन नहीं हो पाया और यहाँ पे कंडीशन आ गई जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम एक हमारा डिजीज़ होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है आ जाती है क्रोमोसोम 21 की। ओके, ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 3 आ जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है किसकी, 21 क्रोमोसोम की। वैसा ही एक सिमिलर केस होता है टर्नर सिंड्रोम में, तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम लूज कर जाता है फीमेल्स में, मतलब डाउन में क्या होता है एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट रहती है, और हमारा जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें एक एडिशनल एक कॉपी जो होती है वो कम हो जाती है। तो अदर कंडीशंस जो होती है वो पॉलीप्लॉइडी लेके आती हैं, जहाँ पे जैसे साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जब हमारा साइटोप्लाज्म सेल का डिवाइड हो रहा होता है टीलोफेज स्टेज पे, तो सेल डिवीजन जहाँ पे अकर कर रहा होता है उस वजह से पूरा एक होल सेट बढ़ जाता है एक ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से, जो कि मोस्टली प्लांट में देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या था, हमारा 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो रहा था, 21 क्रोमोसोम पे क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट था। वहीं पे अगर हम देखें टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर्स में क्या था, एब्सेंस था, मतलब लॉस था वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का। और वहीं पे अगर हम दूसरी साइड देखें तो कुछ पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पेयर प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ओके, सो नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। ओके, principles of inheritance and variation. So if you feel any
doubt regarding this chapter, you all can comment in my comment section. Except this, feel free to ask anything related to your syllabus of biology. I will clear it um, from where I can. And till then, keep learning. Bye bye. All the best for your boards.